इन लेक्चर्स में हम ग्रामर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ग्रामर्स का क्या रोल है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसको डिस्कस करने से पहले सिंटेक्स को डिफाइन कर लेते हैं। सिंटेक्स क्या है? वर्ड्स वे वर्ड्स आर अरेंज्ड टुगेदर और कॉल्ड सिंटेक्स। किसी भी लैंग्वेज का सिंटेक्स अगर हमने डिफाइन करना है तो हम आमतौर पे अपनी लैंग्वेजेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है फॉर्मल लैंग्वेजेस और दूसरा है इनफॉर्मल लैंग्वेजेस। जो आप जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं वो हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस। इसी वजह से आप अंडरग्रेड में कोर्स पढ़ते हैं दैट इज थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस, और वहाँ पे भी आप सिंटेक्स की बात करते हैं, CFGs की बात करते हैं। और जब हम इनफॉर्मल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वो वाली लैंग्वेजेस हैं जो हम ह्यूमन आपस में कन्वर्सेशन के लिए बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, उर्दू, सराइकी, फ्रेंच, जर्मन। सो जब भी हम लैंग्वेज के सिंटेक्स की बात करते हैं, चाहे वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल, तो हम कहते हैं कि किस ऑर्डर में वर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उस लैंग्वेज के सिंटेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंटेक्स को डिफाइन करने के लिए जब हम NLP की बात करते हैं तो हमारे पास 2 मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रामर और सेकंड है डिपेंडेंसी ग्रामर। करंटली जो हमारा फोकस होगा दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रामर पे। कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रामर आमतौर पे बेस कर रही होती है CFG में, और किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर को रिप्रेजेंट करने के लिए CFG एज अ बैकबोन के तौर पे रिप्रेजेंट हो रही होती है। CFG को यूज करते हुए हम किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर को डिफाइन कर सकते हैं। और जब आप किसी लैंग्वेज की ग्रामर को डिफाइन कर दें तो वो जो आपका पास ग्रामर चेकर है उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम उसको यूज करते हुए ग्रामर चेकिंग कर सकते हैं। जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर रहे होते हैं और अगर वो ग्रामेटिकली मिस्टेक हो तो वो अंडरलाइन कर देता है। इसी तरीके से रिसेंटली गूगल ने भी ये फीचर लॉन्च किया है, जब आप ईमेल कंपोज कर रहे हैं और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है तो वो आपको अंडरलाइन करके सजेशन दिखा देता है। सिमिलरली सिमेंटिक इंटरप्रिटेशंस के लिए, डायलॉग अंडरस्टैंडिंग के लिए और मशीन ट्रांसलेशन के लिए CFGs या इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज हो रहे होते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि किसी भी लैंग्वेज के सिंटेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो CFG है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। जब भी हम CFG की बात करते हैं तो CFG बेस कर रही होती है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। फॉर एग्जांपल नाउन फ्रेज, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूँ, वर्ब फ्रेज क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है। तो जब भी हम किसी लैंग्वेज के लिए CFG डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे तो हमें उसकी पहले ये तमाम के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फ्रेजेस आइडेंटिफाई करनी है। So constituent can group of words behaving as a single unit or a constituent. So जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कि हम किसी भी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद हम CFG की तरफ मूव कर रहे हैं। इस लेक्चर में हमारा फोकस कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। जिस तरह एक कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी लैंग्वेज में नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करना। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास नाउन फ्रेज क्या होगा? अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स सराउंडिंग एट लीस्ट वन नाउन। सो जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उसको डिफाइन भी करना है। जैसे कि भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हैरी द हॉर्स ये एक नाउन फ्रेज है, ब्रॉडवे कॉपर्स ये एक नाउन फ्रेज है, द दे एक नाउन फ्रेज है। इसी तरीके से हाई क्लास स्पोर्ट्स सच एज मिंडीज ये एक नाउन फ्रेज है। ये डिफरेंट नाउन फ्रेजेस हैं। सो व्हाट एविडेंस डू वी हैव दैट दीज वर्ड्स ग्रुप टुगेदर? जैसे हमने कहा हमने कॉन्स्टिट्यूएंट डिफाइन करना है जो कि एक लॉजिकल यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं, तो आखिर क्या वो पैरामीटर होगा जिसको माइंड में रखते हुए आपने कहा अच्छा ये एक नाउन फ्रेज है। सो एक जो एविडेंस हो सकता है
For one piece of evidence is that they can all appear in similar syntactic environment. Similar syntactic environment means कि वो सारे के सारे वर्ब से पहले अकर हो रहे हैं और अगेन वो एक वर्ब नाउन फ्रेज को रिप्रेजेंट करें. सो ये एक क्लू हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश. जब हम लैंग्वेज चेंज करते हैं, उर्दू की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे पास नाउन फ्रेजेस डिफरेंट तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं. So noun phrases can occur. So जरूरी नहीं कि must occur. Can occur before noun. वो आपके पास noun phrases हैं. इसी तरीके से कुछ और हमारे पास phrases हैं. Like कुछ phrases में हमारे पास prepositions आ रही होती. Sorry. Language पे depend करता है कि वहाँ पे preposition का concept है या postposition का concept है. जिस तरह English में on the table. So ये हैं prepositions. जबकि उर्दू में है लेट्स से घर में. सो ये है पोस्ट पोजिशन. सो इंग्लिश में प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, उर्दू में पोस्ट पोजिशन. तो जो भी कॉन्सेप्ट है इस तरह की फ्रेजेस भी हमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं. सो प्रेपोजिशन अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो ये भी मेरे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जिस तरह ऑन सितंबर 17. सो ये जिसमें प्रेपोजिशन आ रही है ये हमारे पास एक नॉन फ्रेज, हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है. ऑब्वियसली अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा इसमें नॉन भी एग्जिस्ट करते हैं, तो यस नॉन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. सो प्रेपोजिशनल फ्रेज हम कह रहे हैं कि ऑन सितंबर 17 कैन बी प्लेस्ड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट लोकेशंस इन द फॉलोइंग ऑर्डर. सो प्रेपोजिशनल फ्रेज आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है कि वो वाली फ्रेजेस सेंटेंस में डिफरेंट ऑर्डर पे एज अ चंक एग्जिस्ट कर सकती हैं. जिस तरह ऑन सितंबर 17 आप सेंटेंस के स्टार्ट पे भी कर सकते हैं. इसी तरीके से आप इसको मिडिल में भी कर सकते हैं और एंड पे भी कर सकते हैं. तो अगर इस तरह का बिहेवियर एग्जिस्ट कर रहा है तो इट मीन्स कि वो एक पॉसिबल प्रेपोजिशनल फ्रेज या पीपी हो सकती है. जबकि अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें इसके वर्ड्स को तो हम ये नहीं कर सकते ऑन सितंबर I would like to fly 17 from this. So क्योंकि हम इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट में डिफरेंट वर्ड्स को ब्रेक नहीं कर सकते. जब भी हमने किसी इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो पूरे के पूरे चंक को करनी है. सो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा प्रेपोजिशन को, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रेपोजिशन हैं और ये डिफरेंट पोजीशंस पे पूरे का पूरा चंक अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है और सेंटेंस के मीनिंग्स चेंज नहीं होते. सो आमतौर पे जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आ रही होती हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि प्रेपोजिशन फ्रेजेस में हमारे पास पहले प्रेपोजिशन होगी और देन उसके बाद नॉन फ्रेज आ रही होगी. एक और हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है दैट इज वर्ब फ्रेज. कि अब हमने सेंटेंसेस में से वर्ब फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना. वर्ब फ्रेजेस फॉर एग्जांपल प्रेफर अ मॉर्निंग फ्लाइट, ये हमारे पास एक वर्ब फ्रेज होगी. लिविंग ऑन ट्यूसडे ये एक वर्ब फ्रेज होगी. लिविंग बोस्टन इन द मॉर्निंग ये हमारे पास एक वर्ब फ्रेज होगी. कीप इन माइंड कि वर्ब और वर्ब फ्रेज में डिफरेंस है. जब हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो वो एक वर्ड को एक पार्ट ऑफ स्पीच जब असाइन हो रहा है, अगर वर्ब हो रहा है तो हम कहेंगे अच्छा ये वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है. जब हम फ्रेजेस की बात कर रहे हैं तो वो फ्रेजेस कंसिस्ट कर रही हैं वन और मोर वर्ड्स पे और उसमें जो लीडिंग रोल होगा वो वर्ब फ्रेज का होगा. इसी तरीके से नॉन फ्रेज में लीडिंग रोल नाउन का होगा. प्रेपोजिशनल फ्रेज में लीडिंग रोल प्रेपोजिशन का होगा. सो वापस आते हैं. वर्ब फ्रेज क्या है? इन इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब फॉलोड बाय अदर सॉर्टेड थिंग्स. लाइक हमारे पास वर्ब के बाद अगर नॉन फ्रेज आ रही है तो वो एक पॉसिबल वर्ब फ्रेज हो सकती है. वर्ब के बाद अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज आ रही है ऑन थर्सडे वो एक वर्ब फ्रेज हो सकती है. वर्ब के बाद नॉन फ्रेज और प्रेपोजिशन फ्रेज आ रही है सो ये नॉन फ्रेज और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज तो अगेन वर्ब फ्रेज हो सकती है. सो बीइंग अ नेटिव स्पीकर या लैंग्वेज एक्सपर्ट हमें अपनी लैंग्वेज के लिए
डिफरेंट फ्रेजेस आइडेंटिफाई करनी। सिमिलरली अगर हमने एडजेक्टिवल फ्रेज डिफाइन करनी है तो जिसमें हमारे पास एडवर्ब बिफोर एडजेक्टिव आ रहा है तो वो हमारे पास एडजेक्टिवल फ्रेज है। कोई क्वेश्चंस?